बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिटरेचर ऑनलाइन में खुश आमदीद। आज हमारा जो लेक्चर है वो न्यू क्रिटिसिज्म का पार्ट 2 है और इसमें हम ड्रॉबैक्स की बात करेंगे कि न्यू क्रिटिसिज्म के ड्रॉबैक्स क्या थे, इसमें क्या क्या मसाइल थे और ये क्यों, इसका फेलियर क्यों हुआ है। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। New criticism was the first school of thought that seriously challenged the concept of the expressive realism and rejected this claim that the author is the source of meaning. न्यू क्रिटिसिज्म वो पहला स्कूल ऑफ थॉट था जिसने एक्सप्रेसिव रियलिज़म को या जो आथर की अथॉरिटी थी उसको ये इसने चैलेंज किया और रिजेक्ट कर दिया कि आथर की जो इंटेंशन है उसके अंदर मीनिंग लाए नहीं करता किसी भी पीस ऑफ आर्ट का। By emphasizing the fact that meaning exists in the text and not in the mind of the author, वो इस बात पे इस स्कूल ऑफ थॉट ने जो है ना जोर दिया है कि जो हकीकत है कि मीनिंग एग्जिस्ट करता है टेक्स्ट के अंदर ना कि आथर के माइंड के अंदर। Apparently they succeeded in freeing literature from the authority of the writer. ज़ाहिरी तौर पर वो इस बात में कामयाब हो गए कि लिटरेचर को या टेक्स्ट को उसकी राइटर की अथॉरिटी से उन्होंने फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया। बट अ क्लोजर लुक एट द थ्योरी वुड टेल दैट न्यू क्रिटिसिज्म फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट। लेकिन जब इस पे मज़ीद वर्क किया गया न्यू क्रिटिसिज्म पे तो ये भी मीनिंग फाइंड करने में विदाउट द अथॉरिटी ऑफ राइटर नाकाम रहा और इसमें मसले मसाइल आने लग गए, क्योंकि जब ये इसका जो नोशन था न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ थॉट का कि टेक्स्ट के अंदर मीनिंग लाया करते हैं ना कि आथर के माइंड के अंदर, तो टेक्स्ट जो है वो चूँकि लैंग्वेज होती है, कोई भी लैंग्वेज वो मुसलसल उसके अंदर उसका एवोल्यूशन हो रहा है, वो मुख्तलिफ टाइम के बाद चेंज हो जाती है। कोई भी लैंग्वेज है तो उसके अंदर जो चेंज है वो आती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसलिए जब लैंग्वेज कांस्टेंट नहीं है, चेंजेबल है, तो वो मीनिंग किस तरह रख सकती है। एक नावल जो कि 1960 में लिखा गया है, उसका टेक्स्ट जो है वो आज के दौर का टेक्स्ट चेंज हो चुका है, तो वो किस तरह मीनिंग आज के रीडर को वो किस तरह मीनिंग दे सकता है। न्यू क्रिटिक्स डिड नॉट रियलाइज दैट मीनिंग ऑलवेज एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर लैंग्वेज। न्यू क्रिटिक्स इस बात को रियलाइज़ नहीं कर सके कि मीनिंग हमेशा एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। दैट लैंग्वेज इज़ नॉट स्टेटिक बट ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ चेंज। लेकिन लैंग्वेज जो वो स्टेटिक नहीं है, वो मुसलसल जो चेंज होने के प्रोसेस से गुज़र रही है, चेंज के प्रोसेस से। इफ़ मीनिंग एग्जिस्ट इनसाइड द टेक्स्ट, अगर मीनिंग टेक्स्ट के अंदर है, इट मीन इट एग्जिस्ट इन लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट, तो इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज के टेक्स्ट के अंदर मीनिंग लाई कर रहा है। Therefore, it is impossible that the meaning of a literary work would always remain the same. तो ये नामुमकिन है कि जो मीनिंग है लिटरेरी वर्क का वो हमेशा सेम रहे विद द चेंज इन लैंग्वेज, और लैंग्वेज चेंज होती रहे लेकिन मीनिंग सेम रहे, ये इम्पॉसिबल है। जब लैंग्वेज ही चेंज हो गई है तो मीनिंग कैसे सेम रह सकता है। मीनिंग वुड आल्सो चेंज एंड टेक्स्ट कैन नेवर हैव अ सिंगल मीनिंग। और जो लैंग्वेज है वो चेंज हो रही है तो जो मीनिंग है वो भी ज़रूर चेंज होगा, और टेक्स्ट जो है वो कभी भी एक सिंगल मीनिंग नहीं रख सकता। इफ़ वी वांट टू गिव द टेक्स्ट अ सिंगल मीनिंग then we must also accept this fact that meaning exists outside language। कि अगर हम टेक्स्ट को सिंगल मीनिंग देना चाहते हैं तो फिर हमें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी, ये हकीकत हमें एक्सेप्ट करनी होगी कि मीनिंग लैंग्वेज के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता बल्कि आउटसाइड द लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है। एंड द चेंज इन लैंग्वेज डज नॉट अफेक्ट देम। और जो ज़बान के अंदर जो या लैंग्वेज के अंदर जो चेंज है उस
की वजह से मीनिंग डिस्टर्ब नहीं होता या मुतासर नहीं होता। बट इफ मीनिंग एग्जिस्ट आउटसाइड लैंग्वेज देन वेयर इज इट्स ओरिजिन, कि अगर मीनिंग लैंग्वेज से आउटसाइड लाई कर रहा है तो फिर वो उसका ओरिजिन क्या है या वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। इन द माइंड ऑफ द राइटर, परहैप्स शायद के राइटर के माइंड में। बट इज नॉट इट द पोजीशन हेल्ड बाय एक्सप्रेसिव रियलिज्म, तो फिर तो ये वही पोजीशन हो गई जो कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म की थी, कि राइटर के माइंड में मीनिंग एग्जिस्ट करता है। उनका भी यही नज़रिया था कि मीनिंग जो है वो राइटर के माइंड में एग्जिस्ट करता है, ना कि टेक्स्ट के अंदर। तो इस वजह से ये तो फिर गेम उधर ही पहुंच गई जहां से शुरू हुई थी, एक्सप्रेसिव रियलिज्म पे। इन दिस वे न्यू क्रिटिसिज्म बिकेम द विक्टिम ऑफ द सेम प्रॉब्लम इटसेल्फ, इसलिए न्यू क्रिटिसिज्म भी उसी तरह के मसले का शिकार हो गया जिस मसले का शिकार एक्सप्रेसिव रियलिज्म हुआ है, कि जो मीनिंग है वो राइटर के माइंड के अंदर है। एक्सप्रेसिव रियलिज्म यही था ना। और न्यू क्रिटिक्स का जो स्कूल ऑफ थॉट था वो भी उसी मसले का शिकार हो गया कि घूम घुमा के फिर मीनिंग राइटर के माइंड में आ गया। द वीकनेसेस of the theory lies in the fact that it tries to locate the meaning of the text in a single place. इस थ्योरी की जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, वो इस हकीकत में है कि ये कोशिश करती है मीनिंग को एक ही जगह लोकेट करने में। ऑन द पेज, एक पेज के ऊपर। इन रियलिटी टेक्स्ट डू ऑफर different position from where they can be interpreted, but these positions are always plural and never single. लेकिन हकीकत में जो टेक्स्ट है वो हमें बहुत सारी पोजीशन ऑफ़र करता है कि जहाँ मीनिंग लाई कर सकता है, और वो पोजीशन बहुत सारी हैं, ना कि एक सिंगल है। It is language which provides the possibility of meaning. ये ज़बान ही है जो कि हमें मीनिंग की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मुहैया करती है। बट बिकॉज लैंग्वेज इज़ नॉट स्टेटिक बट परपेचुअली इन द प्रोसेस, देयरफॉर देयर आर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मीनिंग इन द टेक्स्ट। इसलिए चूँकि लैंग्वेज स्टैटिक नहीं है और मुसलसल चेंज होने के प्रोसेस से गुजर रही है, इसलिए मीनिंग की भी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो भी चेंज हो रहा है, और उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं कि वो कहीं भी लाई कर सकता है। द डिस्कशन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। हम पूरे इस न्यू क्रिटिसिज्म को अब चंद पॉइंट में दोबारा समराइज़ करते हैं, रिकैप करते हैं। नंबर 1, New criticism was the first school of thought that challenged the claim of expressive realism. Number 2, new critics said that it was neither possible nor desirable to search for intention of the author while interpreting the text. New critics ये कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, ना ही ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है कि वो आथर की इंटेंशन को सर्च करे जब वो टेक्स्ट का मीनिंग फाइंड कर रहा हो। नंबर 3, दे कॉल्ड सच एन अटेम्प्ट इंटेंशनल फैलेसी। दे आल्सो रिजेक्टेड दिस क्लेम दैट द रीडर कैन बी द सोर्स ऑफ मीनिंग। न्यू क्रिटिक्स इस बात को रिजेक्ट कर चुके हैं कि रीडर सोर्स ऑफ मीनिंग होता है। द रीडर वुड ऑलवेज इंटरप्रेट अ टेक्स्ट कीपिंग इन व्यू हिज और हर ओन इमोशन और experiences, and this would result in relativism or impressionism. They called this affective fallacy. Neither the writer nor reader can be the source of the meaning.
New critics stress that critic should focus his attention on the text itself. न्यू क्रिटिक्स इस बात पे जोर देते हैं कि क्रिटिक को टेक्स्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए उसका मीनिंग फाइंड करने के लिए. अ क्लोज रीडिंग ऑफ द फॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट, वो न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि क्लोज रीडिंग की जाए फॉर्मल एलिमेंट्स के जो टेक्स्ट के जो फॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनको क्लोज रीड किया जाए और फाइंड किया जाए मीनिंग. द इमेजेस, सिंबल्स, मेटाफर्स, राइम, मीटर, पॉइंट ऑफ व्यू, सेटिंग, कैरेक्टराइजेशन एंड प्लॉट रिवील इट्स रियल मीनिंग. The analysis of these formal elements can lead to the single accurate meaning of the text. वो कहता है इन जब फॉर्मल एलिमेंट्स को हम एनालाइज करेंगे तो ये हमें टेक्स्ट के उस सिंगल मीनिंग की तरफ ले जाएगा जो कि आथर हमें देना चाहता है उस पीस ऑफ आर्ट के ज़रिए. बेल्सी सेज दैट न्यू क्रिटिसिज्म फेल्ड टू डिफाइन द प्रॉपर ओरिजिन ऑफ मीनिंग. बेल्सी कहती है कि न्यू क्रिटिसिज्म भी फेल हो गया है मीनिंग का ओरिजिन फाइंड करने में. देयर क्लेम द टेक्स्ट ऑन द पेज इज़ द सोर्स ऑफ मीनिंग इज़ नॉट वैलिड बिकॉज अ टेक्स्ट इज़ रिटन इन अ लैंग्वेज. पहले कहती हैं कि जो इनका क्लेम है न्यू क्रिटिसिज्म का कि द टेक्स्ट ऑन द पेज इज़ द सोर्स ऑफ मीनिंग, वो कहती है ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि टेक्स्ट लैंग्वेज के अंदर लिखा जा रहा है. एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ मीनिंग, और हर ज़बान अपना सिस्टम ऑफ मीनिंग रखती है. दिस सिस्टमेटिक सिस्टम इज़ ऑलवेज इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट गोज़ थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन. और ये मुसलसल चेंज हो रहा है, मुसलसल इर्तिकाई अमल से गुजर रही है ज़बान, और टाइम के गुजरने के साथ साथ इसके अंदर चेंज आ जाती है. इट मीन्स दैट अ टेक्स्ट कैन नेवर हैव अ परमानेंट एंड अनचेंजेबल इंटरप्रिटेशन. इसका मतलब है कि टेक्स्ट जो है ना वो कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता और अनचेंजेबल इंटरप्रिटेशन इसकी नहीं हो सकती, बल्कि ये चेंज हो रहा है. इफ़ वी एक्सेप्ट दैट द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट इज़ परमानेंट एंड यूनिवर्सल देन वी मस्ट आल्सो एक्सेप्ट दैट मीनिंग इज़ आउटसाइड लैंग्वेज एंड द चेंज इन लैंग्वेज डज नॉट अफेक्ट दैम. कि अगर हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो टेक्स्ट का मीनिंग है वो यूनिवर्सल है या परमानेंट है, तो फिर हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लैंग्वेज के आउटसाइड मीनिंग लाई कर रहा है किसी भी टेक्स्ट का, और लैंग्वेज के चेंज होने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता. बट इफ़ मीनिंग इज़ आउटसाइड लैंग्वेज देन इट मीन इट एग्जिस्ट इन द माइंड ऑफ द ऑथर. कि अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि मीनिंग जो है टेक्स्ट का वो आउटसाइड द लैंग्वेज है, तो फिर इसका मतलब है वो ऑथर के माइंड में एग्जिस्ट कर रहा है. हैंस इन द एंड न्यू क्रिटिसिज्म आल्सो बिकेम अनदर वर्जन ऑफ एक्सप्रेसिव रियलिज्म. तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं आखिरकार कि न्यू क्रिटिसिज्म भी एक और अनदर वर्जन है एक्सप्रेसिव रियलिज्म का. To conclude, we can say that new criticism failed in its attempt to free the text from its authors. तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म भी फेल हो चुका है टेक्स्ट को फ्री करने में ऑथर की अथॉरिटी से. थैंक यू सो मच. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है. हकदार लोगों पे पहुंचाएं, जो स्टूडेंट्स जिनके पास ट्यूटर की फैसिलिटी नहीं है उन तक पहुंचाएं. हो सकता है उनके कुछ भला हो सके, उनकी बेहतरी हो सके. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. स्टे ट्यून विद अस.